नमस्कार। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, क्योंकि यही वक्त है कुछ करने का और इसे खोना नहीं है। साथियों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में टीजीटी, पीजीटी, जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर तमाम विज्ञापन आए हैं और पर्याप्त मात्रा में हैं। ऐसे में यदि ईमानदारी से आप तैयारी कर लेंगे तो निश्चित रूप से नौकरी पा जाएंगे। मित्रों, एक जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है वो यह है कि यह सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ आधार पर होनी हैं। वस्तुनिष्ठ आधार की परीक्षाओं में सबसे ज़रूरी क्या है कि आपका अध्ययन तथ्यपरक हो, वस्तुनिष्ठ हो और आपकी जानकारी प्रामाणिक हो। मैं ललित पांडे हिंदी का अध्यापक हूँ। हिंदी में एमए और नेट हूँ। मैं आपके लिए वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक और प्रामाणिक जानकारी अपने चैनल पर लेकर आऊँगा। हिंदी को प्रारंभ से उद्भव और विकास से लेकर आज तक जो भी प्रगति है वह मैं आपको पढ़ाऊँगा। कोशिश करूँगा कि जो भी विवादित मुद्दे हैं, जैसे कालक्रम है, इन सब तमाम हिंदी में ऐसे बिंदु हैं जहाँ एकमत विद्वान नहीं है। ऐसे मुद्दों पर जो सर्वमान्य धारणा है, जैसे हिंदी के प्रथम कवि की बात आप करेंगे तो तमाम इतिहासकारों की अलग अलग मान्यता है, अलग अलग नाम बताते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य है वो सरहपाद जी हैं। तो इसी तरह से जो सर्वमान्य धारणा होगी उसके साथ जो प्रामाणिक होगा उसके साथ मैं आपके सामने आऊँगा, जिससे आपको आपकी सफलता में मैं आपका सहयोग कर सकूं। तो मित्रों, ज़्यादा समय न खराब करते हुए आइए हम विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इससे शुरू करते हैं। ठीक है मित्रों, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के पहले यह जानना जरूरी है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास क्रम क्या है। मित्रों, हमारे देश भारत में विश्व के प्रमुख 4 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें हिंदी हमारी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी का उद्भव, या आप यूँ कह सकते हैं हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत है। संस्कृत से लगभग 3000 वर्षों की यात्रा करते हुए हिंदी का जो हमारा आज का स्वरूप है वो हमको देखने को मिलता है। हिंदी ही नहीं अपितु जो भी आधुनिक भारतीय 4 भाषाएं हैं, समस्त भाषाओं की जननी हमारी संस्कृत ही है। संस्कृत से हिंदी तक की विकास यात्रा को आइए हम क्रम के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले जैसे अभी हमने कहा कि संस्कृत से हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा? पाली आपका, पाली के बाद आपका प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश से हिंदी का विकास होता है। ठीक है, यह आपने कालक्रम देख लिया। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, यह आप इसका क्रम देख लिए। अब इसका हम क्या देखेंगे? कालक्रम, कि इन भाषाओं का समय क्या रहा है। जैसे संस्कृत आप देखेंगे, संस्कृत का समय रहा है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत का समय रहा है। आइए हम पाली को देखते हैं। 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत का रहा है, तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व से आपका 1 ईस्वी तक, यानी पहली ईस्वी तक आपकी पाली का समय था। उसके बाद पहली ईस्वी तक पाली था, तो पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक आपका क्या हो जाता है? प्राकृत का समय। ठीक है,
पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक आपका प्राकृत का समय हो जाता है। उसके बाद में आप देखेंगे 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का समय, और 1000 ईस्वी के बाद 1000 ईस्वी के बाद अब तक 1000 ईस्वी के बाद अब तक आप इसको हिंदी का कार्यक्रम कर सकते हैं। तो आपने दो चीज़ें इसमें देखी, और दोनों से मित्रों प्रश्न बनते हैं, विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न। यह कालक्रम से भी प्रश्न बनता है, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश का कालक्रम भी पूछा जाता है, ठीक है, क्रम, इसका क्रम लगाने के लिए भी आता है। उसके बाद किस भाषा का समय क्या रहा है, यह भी पूछा जाता है। इसमें अभी आपको बाद में हम वीडियो में जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उनमें ऊपर भी कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए हम इसको अब अलग से थोड़ा सा बिंदुगत देखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। संस्कृत के इस 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व को हम देखते हैं कि इसमें संस्कृत का हमारा दो रूप देखने को मिलता है। दो रूप, एक तो है आपका वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, अब इस काल क्रम को हम दो भागों में हमको बांटना पड़ेगा। वैदिक संस्कृत का काल क्या है आपका 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक, 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत का काल है। उसके बाद में लौकिक संस्कृत का काल क्या हो जाएगा आपका 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ठीक। वैदिक संस्कृत में लिखे गए मुख्य ग्रंथ, जैसा कि नाम से भी आप देख रहे हैं कि वैदिक, वेद, आपका वेद क्या है, वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। जो भी ब्राह्मण ग्रंथ वो भी वैदिक संस्कृत में है, और उपनिषद आपके वैदिक संस्कृत में है, ठीक है। वैदिक संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक थी, वैदिक संस्कृत में संगीतात्मकता थी। वैदिक संस्कृत में एक चीज़ और आप चाहें तो लिख सकते हैं, कई बार हो जाती है इसकी चर्चा, कि कितनी ध्वनियाँ थीं, 52 ध्वनियाँ थीं, जिनमें आपका 13 स्वर और 39 व्यंजन, ठीक है। आपने वैदिक संस्कृत को देख लिया। ये मुख्य बिंदु हैं जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। लौकिक संस्कृत में आपके, आइए इसको वैदिक से हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप कहें तो हम मिटा दें। तो ये आपका वैदिक संस्कृत हो गया। अब हम लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत का हमने देखा कालक्रम क्या है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत में रामायण, आपका महाभारत आदि ये जो ग्रंथ हैं ये आपके लौकिक संस्कृत में हैं। लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत की अपेक्षा सरल हो गई। वैदिक संस्कृत में लंबे लंबे श्लिष्ट शब्द, लौकिक संस्कृत अपेक्षाकृत उसमें शब्द जो है छोटे होते चले गए, जो श्लिष्टता थी वो थोड़ा कम होती चली गई। महाभारत रामायण आदि लौकिक संस्कृत में लिखे गए। आपके वाल्मीकि, माघ, इन सब जो विद्वान हैं, कालिदास आदि की जो भी रचनाएं हैं वो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आती हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए हम संस्कृत के बाद आगे तेजी से पाली की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, संस्कृत के बाद पाली। प्रवृत्तितः जब
संस्कृत बदलती गई वो थोड़ा सा और इसको कहेंगे कि उसके स्वरूप में वह एक तरह से सरलता की ओर बढ़ी। भाषा का स्वभाव होता है कठिन से सरल की ओर बढ़ना। तो पाली का विकास हुआ। पाली के कालक्रम को आप देख रहे हैं कि 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक है। पाली का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि पाली को प्रथम प्राकृत कहा जाता है। पाली को क्या कहा जाता है? प्रथम प्राकृत। मित्रों, कई बार इससे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम प्राकृत किसको कहते हैं। पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, एक विकल्प और आपका कोई दे दिया जाएगा। पाली को प्रथम प्राकृत कहते हैं। पाली, देखिए हम चूँकि बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जिनसे प्रश्न बन रहे हैं आपको उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। पाली जो है वो बौद्ध साहित्य की भाषा है। पाली क्या है? बौद्ध साहित्य की भाषा है। बौद्ध धर्म के जो सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक, त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? आप चाहें तो तेज़ी से उस पर निगाह डाल सकते हैं। ठीक है, त्रिपिटक कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपका सुत्त पिटक। क्या? सुत्त पिटक। नंबर 2 आपका विनय पिटक। नंबर 3 आपका अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक। ये आपने देख लिए। त्रिपिटक कौन कौन से थे? सुत्त पिटक, विनय पिटक और आपके अभिधम्म पिटक। ठीक है साथियों, चलिए पाली की मुख्य बातें हमने समझ ली। पाली का शाब्दिक अर्थ होता है बुद्ध वचन, और यह मुख्य रूप से आपने देखा कि बौद्ध साहित्य की भाषा है। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। पाली का कालक्रम 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है और त्रिपिटक आपके पाली में लिखे गए हैं। ठीक है, पाली से हम आगे बढ़ते हैं प्राकृत की ओर। ठीक है, प्राकृत का कालक्रम आप देख रहे हैं क्या? 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है। इसको आप यूँ कहें शुद्ध प्राकृत भी कहा जाता है। ये जितने भी बिंदु मित्रों मैं बोल रहा हूँ ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पाली को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है, कालक्रम भी आप देख लें। पाली को शुद्ध प्राकृत भी कहा जाता है। पाली जनभाषा के करीब थी, इसलिए पाली को प्राकृत को पाली नहीं, ये प्राकृत है। प्राकृत को प्राचीनतम जनभाषा भी कहा जाता है। इसको शुद्ध प्राकृत कहते हैं, द्वितीय प्राकृत कहते हैं। ये प्राचीनतम जनभाषा है। और प्राकृत से एक सबसे बड़ी बात कि अनेक क्षेत्रीय प्राकृतें जो विकसित हुई उनसे ही क्या हुआ? अपभ्रंश के अनेक क्षेत्रीय रूपों का विकास हुआ, उससे आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ। जैसे आपका सौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत, वराचड़, सिंधी, जो भी प्राकृतें विकसित हुई उनसे क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। सौरसेनी और आपका वराचड़, आपका पैसाची आदि, इसको आगे खैर हम डिटेल में आपको अपभ्रंश पे बताएंगे। पैसाची, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, ये क्या थी? ये क्षेत्रीय प्राकृतें थी। ये क्या थी? क्षेत्रीय प्राकृतें, जिनसे अपभ्रंश के अनेक क्षेत्रीय रूपों का विकास हुआ और उनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। तो प्राकृत को हम यहीं रोकते हुए आगे अपभ्रंश की ओर तेजी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, अपभ्रंश का कालक्रम क्या देख रहे हैं आप? 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश का क्या काल है? 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप नोट कर लीजिए। अपभ्रंश को क्या कहते हैं? तृतीय प्राकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहते हैं।
अभी साथियों एक बात हमने कही थी कि जो क्षेत्रीय प्राकृतें थीं उनसे अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूपों का विकास हुआ। जो अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप से उनसे ही हमारी आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ। इसको थोड़ा सा हमको डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए अपभ्रंश जो है या तृतीय प्राकृत से किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से किस आधुनिक भाषा या उपभाषा का विकास हुआ है, इसको हम तेज़ी से बिंदुओं में देख लेंगे। आपका अपभ्रंश और उससे किस भाषा या उपभाषा का विकास हुआ है, इसको हम तेज़ी से बिंदुओं में देख लेते हैं, ठीक है साथियों। अपभ्रंश का पहला क्षेत्रीय रूप है सौरसेनी। क्या है? सौरसेनी। सौरसेनी अपभ्रंश से आपके पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती, ठीक है, का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती सौरसेनी प्राकृत अपभ्रंश से आपके ये 4 आपकी भाषाएं उपभाषाएं विकसित हुई हैं। दूसरा अपभ्रंश आपका है उराचड़। उराचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। उराचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। तीसरा आपका अपभ्रंश है पैसाची। क्या है? पैसाची। पैसाची से पंजाबी और लहंदा भाषा का विकास हुआ है। चौथा आपका है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से आपके बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषा का विकास हुआ है। उसके बाद में आपका अगला क्षेत्रीय अपभ्रंश है अर्धमागधी। अर्धमागधी से आपकी पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, ठीक। और छठा है आपका महाराष्ट्री। छठा क्या है? महाराष्ट्री है, जैसा नाम से ये स्पष्ट है। महाराष्ट्रीय क्षेत्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ है, ठीक है साथियों। तो यहाँ हम देखते हैं कि चूँकि हिंदी जो हमारी है वो हिंदी की कौन कौन सी उपभाषाएँ हैं? पश्चिमी हिंदी, आपके राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये क्या है? सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। यही 3 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनसे इन उपभाषाओं का विकास हुआ और इन्हीं उपभाषाओं के मिले जुले रूप को क्या कहते हैं? हम हिंदी कहते हैं, ठीक है। तो यह आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है कि हिंदी के विकास में मागधी, अर्धमागधी और सौरसेनी, ये है इन 3 क्षेत्रीय अपभ्रंशों का योगदान आपके हिंदी के विकास में रहा है, ठीक है मित्रों। तो आपने अपभ्रंश को मोटे तौर पर समझ लिया कि ये जो क्षेत्रीय अपभ्रंश है सौरसेनी, प्राचड़, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी और महाराष्ट्री, इनसे किन आधुनिक भाषा या उपभाषा का विकास हुआ है, यह आपने बिंदु में देख लिया। मित्रों मैं चाहता तो आपको केवल मागधी, अर्धमागधी और सौरसेनी पर चर्चा करता, प्राचड़, पैसाची या महाराष्ट्री की यहाँ ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी मैं देख रहा था एक दिन सॉल्व, तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था टीजीटी की किसी पेपर में कि सिंधी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुई है। तो अगर आप इसको नहीं देखे रहेंगे तो यह प्रश्न आपका छूट जाएगा।
एक एक प्रश्न एक एक अंक महत्वपूर्ण है। कई बार चयन में दशमलव अंकों से आदमी चूक जाता है। ठीक है, तो यह देखना आपको पड़ेगा, देखना यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको आप मोटे तौर पर ऐसे देख लेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इससे अपभ्रंश से आगे बढ़ते हैं। और मित्रों, अपभ्रंश और हिंदी, अपभ्रंश से क्या हुआ, हम कहते हैं अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ, लेकिन अपभ्रंश और हिंदी के बीच में एक और कड़ी जुड़ती है जिसका नाम है अवहट्ठ। अपभ्रंश और हिंदी के बीच में जो अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप है, बाद का रूप है, अपभ्रंश के स्वरूप में प्रवृत्तितः थोड़ा सा जो परिवर्तन आया उत्तर बाद में, उसको हम क्या कहते हैं, अवहट्ठ। उसको क्या कहते हैं, अवहट्ठ। अवहट्ठ को छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अवहट्ठ से तमाम प्रश्न बनते हैं। अवहट्ठ पर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अवहट्ठ पर हमने जो निष्कर्ष निकाला है, जो बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर चर्चा करते हैं। अपभ्रंश और हिंदी के बीच में आपका अवहट्ठ है। अवहट्ठ आप किसको कह सकते हैं, अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप। अपभ्रंश का क्या है, ये उत्तरवर्ती रूप क्या है, अवहट्ठ है। बाद, उत्तर मतलब बाद का, अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप, इसको विद्वानों ने अवहट्ठ कहा। अवहट्ठ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक बहुत फेमस रचना है वर्ण रत्नाकर। ये इसको आप ध्यान से देखिएगा, वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। किसकी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। सबसे पहले आपके अवहट्ठ शब्द का प्रयोग आपको वर्ण रत्नाकर में ज्योतिरीश्वर ठाकुर को के मिलेगा। ठीक है, एक अब इसे बिंदु हम देखते चलते हैं साथियों। अवहट्ठ को प्रसिद्ध कवि विद्यापति जी ने कहा है देसिल बैना। देसिल बैना किसने कहा, विद्यापति जी ने कहा। ठीक है, अपभ्रंश अवहट्ठ को प्राकृताभास हिंदी, उत्तर अपभ्रंश या अवहट्ठ को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। और उत्तर अपभ्रंश को, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कई परीक्षाओं में हमने देखा है कि हम लोगों के उसमें पूछा गया है समय में कि उत्तर अपभ्रंश जो है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। ठीक है, और अवहट्ठ शब्द का प्रयोग, उत्तर अपभ्रंश को अवहट्ठ किसने कहा है, उत्तर अपभ्रंश को अवहट्ठ आपके अब्दुल रहमान ने इसको अवहट्ठ कहा है। ठीक है साथियों, तो आप अवहट्ठ पर देख लें, जिन बिंदुओं को देखिए ये महत्वपूर्ण है, इन्हीं से अवहट्ठ का प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अवहट्ठ से हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद 1000 ईस्वी के बाद हिंदी का जो विकास है वह क्रमशः हम अब अगले वीडियो में, जो उसका काल विभाजन है, बहुत विस्तार में उसको हम देखेंगे। ठीक है, अभी हमने देखा जब इसका हमने संस्कृत को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया। ये कालक्रम जो आप देख रहे हैं संस्कृत पाल प्राकृत अपभ्रंश हिंदी का, इसको आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और विस्तार में रख सकते हैं। जैसे इसको आप देख लें, संस्कृत आपकी 2 भागों में हो जाती है, वैदिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत के बाद आपका लौकिक संस्कृत
लौकिक संस्कृत के बाद आपका पाल, पाल के बाद आपका प्राकृत, प्राकृत के बाद आपका अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद तब आपका हिंदी। ठीक है ना साथियों। तो फिलहाल हमने लगभग संस्कृत से लेकर हिंदी तक पहुंचने में 3000 वर्षों की यात्रा कर ली। तो आज के लिए फ़िलहाल हम आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे। अगले वीडियो में हम आपको हिंदी की उपभाषा और बोलियों, चूँकि हिंदी की उपभाषा और बोलियों से हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, तो उसको हम विस्तार से देखेंगे, इसलिए उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। मित्रों, फ़िलहाल मेरी कोशिश होगी कि आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन कम समय में अधिकतम तथ्य आपके सामने उपलब्ध कराऊं। आप हमसे जुड़ें, हमारा सहयोग करें और हमें अपना सुझाव दें। आप मित्रों हमसे व्यक्तिगत, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खैर मिल जाएगा, उस पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल तैयारी करने वाले अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप नियमित रूप से तथ्यपरक उपयोगी सूचनाएं हमसे प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।